नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सर जी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आशा करती हूँ आप सभी बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छी तरह से आप सभी की तैयारी चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सोनाली मैम यानी कि मैं आपकी हिंदी की क्लास लेती हूँ प्रतिदिन यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम के लिए। अब तो एग्ज़ाम डेट भी आप सभी के सामने हाजिर है, तो मुझे लगता है एग्ज़ाम डेट में हो या फिर अब आपकी तैयारी को लेकर किसी भी स्टूडेंट, किसी भी छात्र के मन में अब कोई डाउट नहीं होगा। हाँ, अब जब तक हम किसी नौकरी में नहीं लग जाते तब तक हमारा जीवन एक विद्यार्थी जीवन ही कहलाता है। और विद्यार्थी जीवन के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना सा उद्देश्य है कि आपकी निरंतरता कैसी है। मतलब आप एक दिन में 8 घंटे पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप हर दिन 4 घंटे पढ़ रहे हो या नहीं, ये ज़रूरी है। तो इसलिए निरंतरता को ज़रूर बनाए रखिए। एग्ज़ाम डेट को लेकर बिल्कुल सीरियस हो जाइए और फटाफट से मुझे भी कमेंट में एक बार बता दीजिए अगर आप सबको भी एग्ज़ाम डेट पता चल चुकी हो तो। ठीक है, बताइए भाई कमेंट में जल्दी से। पिछली क्लास के कमेंट्स आप सभी के बहुत अच्छे रहे। सेशन को ज़रूर लाइक किया करिए और जो भी स्टूडेंट चैनल पे नए आए हो ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो जैसा कि आप सभी साथी जानते हैं कि हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हमारा पहला जो टॉपिक है यानी कि हमारा जो पहला टॉपिक रहा वर्णमाला का, जिसको हम कर चुके हैं कंप्लीट। 100% हो चुका है हमारा वर्णमाला का टॉपिक कंप्लीट। वर्णमाला के बाद संज्ञा के टॉपिक को भी हम 100% कंप्लीट कर चुके हैं। और इन दोनों के बाद अब हमारा आज का जो टॉपिक है वो है सर्वनाम। जी हाँ, वही सर्वनाम जिसको आप अंग्रेजी में प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। ठीक है जी, वही सर्वनाम जिसको आप प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। हो सकता है आप में से बहुत सारे पहले ही इस टॉपिक को पढ़ चुके हों, या फिर बहुत सारे साथियों के मन में ये सवाल हो कि मैम हम ये तो ऐसा टॉपिक है जिसको हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, यानी कि कई बार हमने संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण ये सब कुछ पढ़ा हुआ है। लेकिन मैं जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि ज़रूरी है कि आपका सिलेबस क्या है ना। मतलब अगर प्रतियोगी परीक्षा में आपसे कुछ ऐसा पूछा जा रहा है, इसका मतलब उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य तो है ना। और प्रश्नों का लेवल किस तरह से आपसे पूछा जाएगा ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई परेशानी तो नहीं है? बताइए मुझे एक बार फटाफट से, और उसके बाद बढ़ते हैं हम आगे। लेकिन आप सभी जानते हैं बेहतर तरीके से कि आगे बढ़ने से पहले हम करते हैं अपनी पिछला रिवीजन यानी कि जिसमें जो भी टॉपिक हमने पहले पढ़ा हुआ होता है उसका 100% रिवाइज करके फिर उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अब जब बात आती है रिवीजन की, तो हमें बेहतर तरीके से पता है कि हम ने जो पिछला टॉपिक कंप्लीट किया है वो रहा है संज्ञा। संज्ञा कैसा शब्द है ये बताइए मुझे, विकारी है या अविकारी? साथ ही साथ अगर मैं आपसे कहूँ ममता, बचपन, बुढ़ापा, बीमारी, बुढ़ापा, बीमारी, मिठास, घबराहट, उदासी, ये सभी यानी कि जो सारे के सारे शब्द हैं इनमें संज्ञा का कौन सा भेद आएगा, यानी कि संज्ञा के कौन से भेद के उदाहरण हैं। तो जिन्हें भी पता हो फटाफट से कमेंट में बताइए। साथ ही संज्ञा के कुल भेदों की संख्या कितनी होती है? कुल भेदों की संख्या कितनी होती है? और मुझे लगता है ना कि अगर आपने क्लास में 100% कॉन्सेंट्रेट रखा, पूरी एकाग्रता रही, तो बस सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत है कि आप चाहे अगर आप अपने नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स से एक बार रिवाइज कर लीजिए, या फिर आप अपनी जो पीडीएफ है, आपके पास जो पीडीएफ पहुंचती है उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। बहुत कह सकते हैं कि आप फिर कभी, मुझे लगता है ये टॉपिक फिर नहीं भूलने वाले अगर आपने रिविजन किया है तो। बिल्कुल अच्छी बात है कि आप क्लास में अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। क्लास के बाद एक बार दोहराइए ज़रूर, जिससे कि वो टॉपिक आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाए। ठीक है, जबकि यहाँ पर मुख्य भेदों की अगर हम बात करते हैं, मुख्य भेदों की बात करते हैं, तो मुख्य भेद की संख्या हो जाती है कितनी, बताइए जल्दी से। साथ ही जब भी बात होती है द्रव्यवाचक संज्ञा की, जब भी, ये हमारा प्रीवियस रिवीजन है भाई, ठीक है, ये हमारा प्रीवियस रिवीजन है और इस मेथड को आप सभी बहुत अच्छी तरह से जान गए होंगे कि हम बिना रिवीजन के अपने अगले वीडियो की शुरुआत यानी कि अगले टॉपिक की शुरुआत नहीं करते हैं। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा के भेद कितने होते हैं?
होते भी हैं या नहीं, और अगर होते हैं तो कितने होते हैं, बताइए जल्दी से। साथ ही जो भी पदार्थवाचक द्रव्यवाचक संज्ञा है, पदार्थवाचक द्रव्यवाचक संज्ञा के कोई भी 3 उदाहरण बताइए मुझे। पदार्थवाचक द्रव्यवाचक संज्ञा के कोई भी 3 उदाहरण। नदी और गाय में संज्ञा का कौन सा भेद होगा? नदी और गाय में संज्ञा का कौन सा भेद होगा? तो बस इतने प्रश्नों के दीजिए फटाफट से मुझे उत्तर, और फिर बढ़ते हैं आगे अपने आज के टॉपिक की तरफ। ठीक है जी, बताइए बताइए जल्दी से। परफेक्ट, बिल्कुल सही। तो आप सभी के आंसर आने लगे हैं जो कि सही भी हैं। ममता, बचपन, बुढ़ापा, बीमारी, खुशी, घबराहट, उदासी, बेचैनी, ये सारे के सारे उदाहरण हैं भाववाचक संज्ञा के। किसके हैं? भाववाचक संज्ञा के, जिसको आप अंग्रेजी में एब्स्ट्रैक्ट नाउन के नाम से जानते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है कुल भेदों की संख्या होती है 5, जिसमें आती है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। एक एक पॉइंट क्लियर होगा आप सभी को। जबकि मुख्य भेदों में हमारे आते हैं 3, कौन कौन से? सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब प्रश्न आपको ध्यान से पढ़ना है कि परीक्षा में आपसे मुख्य पूछा है या फिर कुल भेदों की संख्या पूछी है। नेक्स्ट, द्रव्यवाचक संज्ञा के होते हैं 2 भेद, यानी कि जिसमें एक होता है पदार्थवाचक द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरा होता है धातुवाचक द्रव्यवाचक संज्ञा। अगर आपको पदार्थवाचक और धातुवाचक नहीं दिया गया है और कोई भी उदाहरण आपसे पूछा जाए तो इसमें, मैंने तो यहाँ पर पदार्थवाचक लिख दिया है, लेकिन अगर प्रश्न पत्र पर नहीं लिखा हुआ आता है तो आपका आंसर द्रव्यवाचक ही बिल्कुल सही हो जाएगा बिना किसी डाउट के। पदार्थवाचक द्रव्यवाचक संज्ञा यानी कि जिसमें कह सकते हैं, इसमें मैंने आपसे 3 उदाहरण पूछे थे, है ना। 3 उदाहरण में पदार्थ मतलब बताया गया था आपको कि कोई भी लिक्विड हो, चाहे वो तेल हो, है ना, पानी हो, जूस हो, दूध हो, यानी कि द्रव्यवाचक में हमेशा वो शब्द आते हैं, वो संज्ञा शब्द आते हैं जिसे हम नाप तोल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते। ठीक है जी। तेल, पानी, जूस, दूध आदि। ठीक है। जबकि नदी और गाय, यहाँ पर किसी विशेष जाति की बात की गई है, इसका मतलब जातिवाचक संज्ञा आ जाएगी। लेकिन अगर किसी नदी का नाम बताया गया है तो फिर वो संज्ञा जातिवाचक नहीं बल्कि व्यक्तिवाचक में चली जाएगी। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा। और मुझे नहीं लगता है कि आप में से जितने भी बच्चे क्लास देख रहे हैं या जो बाद में देखेंगे, है ना, उनको अब व्यक्तिवाचक और जातिवाचक पे कोई भी किसी भी तरह का डाउट होगा, और होना भी नहीं चाहिए, है ना। डाउट यानी कि कभी भी आपको विशेषतः नाम दिया जाए, चाहे वो कोई फल हो, सब्जी हो, त्योहार हो, देश हो, कुछ भी, है ना, कुछ भी। और मैंने बताया था आपको कि हर वो चीज़ जिसको हम अपनी सरसरी निगाहों से देख सकते हैं, यानी कि सब कुछ जो हमें दिखाई देता है जिसका नाम होता है वो संज्ञा है। यहाँ तक कि हम ये कह सकते हैं कि नाम का समानार्थी शब्द ही होता है संज्ञा। हर वो चीज़, हर वो पदार्थ, हर वो व्यक्ति, हर वो वस्तु, हर वो स्थान जिसका नाम है वो संज्ञा है। और संज्ञा है इसका मतलब उसका कुछ ना कुछ नाम होगा, और नाम ही तो होती है हमारी आइडेंटिटी, यानी कि हमारी पहचान। अगर हाँ नाम नहीं होगा तो हम बुलाएंगे किसी और को और चलाएगा कोई और, है ना। जरूरत होगी किसी और सामान की, चाहिए पेन, दे दिया जा रहा है हमें कुछ और। ठीक है, इसलिए हर एक व्यक्ति, हर एक वस्तु, हर एक स्थान का पर्टिकुलर विशेषतः नाम रखा गया है। तो इतनी बात में किसी को कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। टॉपिक बहुत आसान है, वही जो आप अब तक पढ़ते आए हैं, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आप उस तरह से पढ़ें जिस तरह से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा आपकी प्रतियोगी परीक्षा में, यानी कि यूपी कांस्टेबल की परीक्षा के लिए। ठीक है जी, क्लियर हो गई हो इतनी बात? तो एक बार फटाफट से थंब शेयर कर दीजिए और बढ़ते हैं आगे, मतलब अपने आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक जो कि है सर्वनाम। बहुत आराम से इस टॉपिक को भी कंप्लीट करेंगे। हाँ, संज्ञा थोड़ा छोटा टॉपिक है, लेकिन सर्वनाम उससे थोड़ा सा बड़ा, क्लिष्ट नहीं कहूँगी बिल्कुल भी, है ना, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने वाला टॉपिक है, इसलिए ज़रूर एकाग्रता से पढ़िएगा ताकि दोबारा एक ही टॉपिक का ना आपको कोई वीडियो देखना पड़े और ना ही कोई किताब पढ़नी पड़े। एक ही क्लास में, एक ही वीडियो में आपको हर एक पॉइंट बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो जब भी संज्ञा हो, सर्वनाम हो, क्रिया हो या विशेषण हो, इसकी बात आती है तो आप सबके दिमाग में सीधा सीधा आता है कि मैम परिभाषा बता दीजिए, है ना, या फिर परिभाषा तो हम बहुत पहले से पढ़ते हुए आए हैं। हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चों को परिभाषा याद भी हो, है ना, और मैंने पिछले वीडियो में जब संज्ञा खत्म किया था तो आपको पॉइंट टू पॉइंट कुछ रिवाइज भी कराया था। संज्ञा के स्थान पर सामान्यतः हम यही परिभाषा पढ़ते हैं, है ना, द वर्ड दैट यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन।
आर कॉल्ड प्रोनाउन, यही तो पढ़ते हैं. द वर्ड दैट यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन. तो बस वैसे ही बिल्कुल यहाँ पर भी है. नहीं नहीं, अंग्रेजी नहीं पढ़ा रही है मैम आपको. यानी कि वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर, मतलब संज्ञा के स्थान पर अगर परिभाषा, और मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि परिभाषा पूछी नहीं जाती है, हाँ कम कह सकते हैं, लेकिन कोई भरोसा नहीं है एग्जामिनर का, कोई भरोसा नहीं है आपके प्रश्न पत्र का. ठीक है, तो इसलिए आपको परिभाषा भी अपनी तरफ से रिवाइज करके जानी है, और उदाहरण तो इम्पॉर्टेंट है ही, उसमें तो कोई शक नहीं है. ठीक है, तो संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर, स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले, प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को, प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं. सर्वनाम कहलाते हैं. अच्छा, अभी एक टॉपिक आपके पाठ्यक्रम में और भी है जिसका नाम है विराम चिन्ह, है ना. मतलब अब तक जो भी आप साइन प्रयोग करते आए हैं, साइन का यूज़ करते आए हैं, जैसे मैंने यहाँ पर एक चिन्ह लगाया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे, है ना. अंग्रेजी में शायद इसका नाम आप सभी को पता होगा, जिसको आप इन्वर्टेड कॉमा कहते हो, लेकिन यहाँ पर अंग्रेजी नहीं, प्रश्न आपसे हिंदी में पूछे जाएंगे. तो पूर्ण विराम, अल्प विराम क्या है, अर्ध विराम क्या है, उद्धृढ़ चिन्ह क्या है. तो ये जो है उद्धृढ़ चिन्ह है ना. उद्धृढ़ चिन्ह भी दो प्रकार के होते हैं, एक गहरा उद्धृढ़ और दोहरा उद्धृढ़. मतलब जब भी आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगाते हो तो वो कुछ ऐसा होता है, और जब आप डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाते हो तो उसको हम दोहरा उद्धृढ़ चिन्ह कहते हैं. चाहे वो योजक चिन्ह हो, त्रुटि चिन्ह हो, तारा सूचक चिन्ह हो, तो बहुत सारे चिन्ह से आपसे प्रश्न पूछा जाता है. कुछ क्लिष्ट नहीं है, सीधा सीधा आपको या तो चिन्ह देकर उसका नाम पूछा जाएगा, या नाम देकर 4 ऑप्शन में चिन्ह बने होंगे, बताइए इनमें से योजक चिन्ह कौन सा है, या फिर अर्धविराम कौन सा है, उपविराम कौन सा है, विवरण चिन्ह कौन सा है. तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, बस मैं आपको साथ साथ ये बताती चल रही हूँ कि क्या कुछ आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसकी चर्चा हम धीरे धीरे करते रहेंगे अपने आगे आने वाले वीडियोस में. इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि क्लासेस का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे. और भाई जितने भी आपके परिचय में हो, उन सभी को आप क्लास का नोटिफिकेशन भी शेयर कर सकते हैं, जिससे कि, है ना, वो भी पढ़ाई कर सके. और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप सोचें कि नहीं मैं किसी को क्यों शेयर करूं, कंपटीशन बढ़ जाएगा. तो बेटा कंपटीशन तो ऑलरेडी बढ़ चुका है ना. कितने सारे फॉर्म जो पड़े हुए हैं, तो किसको सेलेक्ट होना है किसको नहीं, ये तो अपनी अपनी मेहनत पर निर्भर करता है. ठीक है जी. तो चलिए, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी. संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को ही हम कहते हैं सर्वनाम. चलिए, अब अगला पॉइंट होता है, यानी कि हमारा जो अगला मुद्दा है वो है उदाहरण का. कई बार जब प्रश्न बिल्कुल आसान होता है तो आपसे सीधा सीधा उदाहरण देकर पूछ लिया जाएगा, बताइए दिया गया शब्द संज्ञा का उदाहरण है, सर्वनाम का है, क्रिया का है, या फिर विशेषण का है. जैसे, है ना, उदाहरण की हम बात करें, मैं, आप, वे, हम, तू, तुम्हें, तुम, उनको, उनसे, उन्हें. इस तरह के जो भी आपको शब्द मिलते हैं देखने को, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं. अब इसमें बहुत सारे शब्द होंगे, बिल्कुल होंगे. मैं, तू, आप, तुम, तुम्हें, यह, उनको, उन्हें, उनसे, आपसे, आपको, आपकी, ये सारे के सारे शब्द सर्वनाम के ही उदाहरण हैं. ठीक, तो यहाँ से तो आप अगर सीधा सीधा आपको सर्वनाम शब्द पहचानने के लिए कहा जाए तो आसानी से पहचान लेंगे. परिभाषा क्या होती है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को ही सर्वनाम कहते हैं. अच्छा, बहुत ज़्यादा स्पीड तेज तो नहीं है, मुझे कमेंट में बता दीजिएगा. क्लियर है, सभी को समझ में आ रहे हैं सारे के सारे पॉइंट्स. तो यहाँ तक क्लियर है. अब अगला जो हमारा पॉइंट आता है कि भैया सर्वनाम के भेद कितने हैं. मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि चाहे वो संज्ञा के भेद हो, सर्वनाम के हो, क्रिया के हो, विशेषण के हो, या फिर आपसे पूछा जाए कि वर्णमाला में अयोगवा कितने हैं, संयुक्त व्यंजन कितने हैं, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है, स्पर्शी व्यंजन कितने हैं, संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं, सब कुछ आपकी फिंगर टिप पे होना चाहिए. और ये मानिए कि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आएगा आपके रिविजन से.
ठीक है। और आप नहीं भी चाहेंगे तो भी मैम आपको रिवाइज करा करा के रटा देंगी कि एक टाइम बाद जब तक आप एग्जाम नहीं दे लोगे ना, तब तक आप यही कहोगे कि मैम ये सब कुछ हमें बहुत अच्छी तरीके से रट चुका है। ठीक है, चलिए तो आगे आते हैं सर्वनाम के भेदों की तरफ। सर्वनाम के भेद। तो जब भी बात आती है सर्वनाम के भेदों की, कई बार आपसे सिर्फ और सिर्फ संख्या पूछ ली जाती है या फिर संख्या की जगह आपसे नाम पूछ लिए जाते हैं। तो भेदों का नाम संख्या हमेशा ध्यान रखिएगा। सर्वनाम के कुल भेदों की संख्या होती है 6, जबकि हमने पहले क्या पढ़ा था, संज्ञा के कुल भेदों की संख्या होती है 5, जबकि संज्ञा के मुख्य भेद होते हैं 3। लेकिन सर्वनाम के कुल भेदों की संख्या, यहाँ पर कुल और मुख्य कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भेद याद रखना है आपको। सर्वनाम के भेदों की संख्या होती है 6। कौन कौन से, चलिए एक एक करके उन सभी को देखते हैं, डिस्कस करते हैं, और उन्हीं 6 के 6 भेदों को हमें विस्तार पूर्वक पढ़ना है। और उसके बाद हमारा सर्वनाम का भी टॉपिक हो जाएगा 100% कंप्लीट। बस ये 6 के 6 भेद आपने कंप्लीट कर लिए, सर्वनाम का टॉपिक भी 100% कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले, और हाँ मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया था कि क्रम जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि मैम ने यहाँ पर पहले पुरुषवाचक लिखा है तो आप भी बिल्कुल रट्टू तोता बन जाओ कि पुरुषवाचक ही पहले आएगा। क्रम आप कोई भी लिख सकते हो, जो आपका मन हो, जो आपको याद हो, जो आपको आसानी से याद हो जाए। ठीक है, क्रम कोई जरूरी नहीं है, बस फिंगर टिप पे आपको पॉइंट सारे याद हो जाने चाहिए कि संज्ञा के कुल कितने भेद हैं, मुख्य कितने हैं, सर्वनाम के कितने हैं, और सब कुछ। ठीक है, क्रम जरूरी नहीं है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। कोशिश करिए साथ साथ में रिवाइज करके याद भी करते रहिए। निश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट आ जाता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। कई सवालों के जवाब तो उनके प्रश्नों में ही छिपे होते हैं, लेकिन बस पहचानने की जरूरत होती है, और वो पहचान होती है हमारी प्रैक्टिस और हमारे रिवीजन से। ठीक है, कैसे अभी बताती हूँ। निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। और अगला और छठा अंतिम भेद हो जाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। मैं चाहती तो पहले से पीपीटी भी बना कर ला सकती थी, लेकिन ज़रूरी है कि जितना आप हैंड रिटन लिखा हुआ देखेंगे वो उतनी जल्दी माइंड में क्लिक करता है और चीज़ें याद हो जाती हैं आसानी से। ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो भी स्टूडेंट्स नोट्स बना रहे हो, कोशिश करिएगा कि आप क्लास के बाद में नोट्स बनाइए, जिससे कि क्लास में भी नोट्स बनाने हैं लेकिन अपने दिमाग में, कॉपी पेन से नहीं। कॉपी पेन से आप बाद में बना सकते हैं, क्लास में नहीं। ठीक है, तो ये हो गए 6 के 6 कुल भेदों के नाम। कौन कौन से, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। मैम आपने तो ऐसे लिखा हुआ है, मैंने फिर से बोला है कि बेटा क्रम जरूरी नहीं है, आप कैसे भी याद रख सकते हैं, बस 6 के 6 याद होने चाहिए। क्लियर है, क्योंकि मैं ये सोचकर पढ़ा रही हूँ कि यहाँ पर वो भी बच्चे उपस्थित हैं जो शायद यूपी पुलिस कांस्टेबल की पहली बार परीक्षा देने बैठ रहे हैं, या वो भी है जो कि अब तक दे आए हैं, या फिर किसी कारणवश फिजिकल या किसी कारणवश फाइनल मेरिट तक नहीं पहुँच पाए। तो इससे दोनों का ध्यान रखकर मैं बिल्कुल 0 से 100 लेवल तक पढ़ा रही हूँ, जिससे कि आपका बेस भी क्लियर हो जाए और एग्जाम पैटर्न लेवल का भी अच्छी तरह से क्लियर हो जाए सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये तो रहे सर्वनाम के 6 भेद, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक सर्वनाम। अब आती है बात, क्या सिर्फ भेद ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखिए मैंने आपको कुछ सर्वनाम शब्द बताए हैं, मैं, आप, वे, हम, तू, तुम्हें, तुम, उनसे, उन्हें आदि। ये सारे सर्वनाम शब्द होते हैं। तो क्या दुनिया में बस इतने ही सर्वनाम शब्द हैं मैम, या इसके अलावा भी और कोई सर्वनाम शब्द होते हैं? बिल्कुल होते हैं, इसीलिए तो यहाँ पर आदि शब्द का प्रयोग किया गया है। मतलब इसके अलावा भी बहुत सारे, है ना। अच्छा, एक आज शब्द आपने सुना होगा अंग्रेजी में, रिलेटिव प्रोनाउन, सुना होगा। रिलेटिव प्रोनाउन में वो शब्द आते हैं जैसे उनको, उन्हें, उनसे, है ना। मतलब
जिसमें रिलेट कर पाते हैं हम। तो कहने का मतलब यहाँ पर आपसे एक और तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है भेद के अलावा। वो प्रश्न होता है, ठीक है आप सामान्य शब्द तो जानते हैं सर्वनाम के, मैं, उन्हें, उनसे, तुम, तुम्हें, तुमको, तुम्हारा, ये सारे सर्वनाम शब्द होते हैं, लेकिन ज़रा ये बताइए कि सर्वनाम शब्दों की कुल संख्या कितनी होती है। बाकी जो बनते हैं वो आपके रिलेटिव प्रोनाउन बनते हैं, लेकिन सर्वनाम शब्दों की कुल संख्या यानी कि कुल सर्वनाम शब्द होते कितने हैं। यहाँ पर तो मैम आपने बड़े सारे लिखे हुए हैं, तो क्या यही होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या इतने ही होते हैं या इससे ज़्यादा होते हैं? अगर ज़्यादा होते हैं तो कितने होते हैं या फिर कौन कौन से होते हैं? तो ये प्रश्न भी पूछा गया है। जिसने भी विगत वर्षों के प्रश्न पत्र देखे होंगे ज़रूर समझ पा रहे होंगे, है ना। ये प्रश्न पूछा गया है बेटा कि आखिर सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, तो आपका आंसर होगा 6। लेकिन सर्वनाम शब्दों की संख्या कितनी होती है, तब आपका उत्तर 6 नहीं होगा, बल्कि आपका उत्तर हो जाएगा 11। ठीक है, तो सर्वनाम के भेद जो होते हैं वो हैं 6, जबकि सर्वनाम शब्दों की संख्या होती है कुल 11। कौन कौन से 11 सर्वनाम शब्द होते हैं, जैसे एक एक करके समझिएगा बहुत ध्यान से। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या। कौन और क्या, तो ये होते हैं कुल 11 सर्वनाम शब्द। देखते हैं क्या 11 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो 100% याद रखिएगा ये कुल होते हैं 11 सर्वनाम शब्द। ठीक है, क्या होते हैं ये कुल 11 सर्वनाम शब्द हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, जो कौन कौन से हैं, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या, ये कुल हो जाते हैं 11 सर्वनाम शब्द। आपको संख्या भी याद रखनी है और संख्या के साथ साथ कौन कौन से 11 सर्वनाम शब्द होते हैं इसका भी ज़रूर ज़रूर ध्यान रखिएगा। क्लियर है, कोई डाउट, समस्या, परेशानी? तो यहाँ तक आपकी बात क्लियर हो गई होगी, आपको समझ में भी आ गया होगा कि आखिर सर्वनाम क्या होता है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को ही सर्वनाम कहते हैं। मैं, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, उसको, उसने, वह, ये सारे के सारे सर्वनाम शब्द होते हैं। जबकि अगर हमसे भेदों की संख्या पूछी जाए तो सर्वनाम के कुल भेदों की संख्या होती है 6। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। जबकि सर्वनाम शब्दों की संख्या, दोनों प्रश्नों में अंतर है, मैं बार बार कह रही हूँ गलती नहीं करनी है। ठीक है, अगर आपने एक प्रश्न में गलती करी तो बगल में बैठा व्यक्ति बाजी मार ले जाएगा, इसलिए कोशिश करिएगा कि एक सिंगल प्रश्न भी किसी भी सब्जेक्ट का गलत ना होने पाए। ठीक है, तो सर्वनाम शब्दों की संख्या होती है कुल 11। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या, ये कुल 11 सर्वनाम शब्द हो जाते हैं। क्लियर है, कोई डाउट, प्रॉब्लम, समस्या नहीं होगी। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, यानी कि 11 सर्वनाम शब्द पढ़ने के बाद अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इतना काम है कि इन 6 के 6 को हमें विस्तार पूर्वक पढ़ना है। ठीक है, अब एक और प्रश्न बनता है आपसे, ठीक है आपने सर्वनाम के भेदों की संख्या बता दी 6 होते हैं, सर्वनाम शब्दों की संख्या बता दी 11 होते हैं, लेकिन अगर प्रश्न को थोड़ा सा और बदल दिया जाए, है ना ठीक है, अगर हम प्रश्न को थोड़ा सा और बदल दें, और उससे पहले हम देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, तो पहला पॉइंट हमारे लिए है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होगी परिभाषा, या किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे पुरुषवाचक सर्वनाम में, बताइए भाई। हाँ बिल्कुल बेटा, क्लास के बाद कमेंट करके ये ज़रूर बता दिया करिए कि दिए गए टॉपिक में आपको कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, समस्या तो नहीं है, समझ आ रहे हैं ना सारे टॉपिक। और ऐसे ही एक एक टॉपिक को कंप्लीट करके हम कब पूरा का पूरा सिलेबस ख़त्म कर लेंगे ना, पता भी नहीं चलेगा आपको, बस आपका साथ चाहिए। ठीक है, यकीन मानिए जंग यूं ही जीत जाएंगे हम। हम्म,
चलिए, तो हम लिख सकते हैं इसमें परिभाषा के तौर पर कि वे सर्वनाम शब्द जो वक्ता, श्रोता, वे सर्वनाम शब्द जो वक्ता, श्रोता और अन्य का बोध कराते हैं। वक्ता, श्रोता और अन्य का बोध कराते हैं। अन्य का बोध कराते हैं, बोध कराते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जो वक्ता, श्रोता और अन्य का बोध कराते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर अब उदाहरण जानने से पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है, हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चों को पता भी हो कि वक्ता क्या होता है, श्रोता क्या होता है और अन्य क्या होता है। बिल्कुल, आइए ज़रा थोड़ा सा इस पॉइंट को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद बढ़ते हैं उदाहरण की तरफ। वक्ता, श्रोता या अन्य की जब हम बात करते हैं तो वक्ता कहते हैं हम स्पीकर को। ठीक है, वक्ता कहते हैं हम स्पीकर को। श्रोता यानी कि जिसको हम कहते हैं, वक्ता मतलब बोलने वाला, वक्ता कहते हैं हम बोलने वाले को। ठीक है, जो बोलने वाला व्यक्ति होता है वो वक्ता होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैम अभी बोल रही हैं, यानी कि मैं अभी बोल रही हूँ, बोलकर आपको समझा रही हूँ, बता रही हूँ, तो वर्तमान समय में वक्ता कौन हुआ? मैं या आप? तो वर्तमान समय में वक्ता, आपकी आवाज़ तो भाई मैम को नहीं सुनाई दे रही है, वो अलग बात है। आप कहेंगे कि मैम हम भी तो बैठे बैठे बोल रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, लेकिन आपकी आवाज़ अभी मैम तक नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, तो इसलिए वर्तमान समय में वक्ता हुई है मैम, यानी कि मैं हूँ वक्ता। बोलने वाले व्यक्ति को वक्ता कहते हैं। श्रोता कहते हैं हम लिसनर को। ठीक है, श्रोता कहते हैं हम लिसनर को, और वर्तमान समय में श्रोता हैं आप सब, यानी कि जो बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। ठीक है, तो श्रोता कहते हैं हम सुनने वाले को, सुनने वाले को श्रोता कहा जाता है। और हम दोनों मिलकर, यानी कि मैं और आप मिलकर जब किसी और की बात करते हैं वो शब्द कहलाते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, यानी कि उन सभी को हम अन्य में काउंट करते हैं, अदर पर्सन में काउंट करते हैं। ठीक है, अदर यानी कि हम किसकी बात करते हैं? अरे वो कल मेरे घर आया था, या वह कल मेरे घर आए थे, है ना। अरे उन्होंने ऐसा कहा था, अरे उनके घर पर कोई आया है। तो यानी कि हम दोनों मिलकर जब किसी और की बात करते हैं वो कहलाता है अन्य, यानी कि अदर। ठीक है, इन शॉर्ट हम ये भी कह सकते हैं कि वक्ता, श्रोता, इसलिए मैं एक एक पॉइंट आपको समझाते हुए चल रही हूँ ताकि किसी भी पॉइंट में कोई डाउट ना रहे। और बस प्रश्न पत्र देखें आप, कुछ भी डाउट ना रहे और ये कहें कि मैम हिंदी तो हमसे 10 मिनट में ही ख़त्म हो गई, और इतना ही समय लगना भी चाहिए क्योंकि समय बहुत कम है और प्रश्न ज़्यादा हैं, मैं बिल्कुल ये कहूँगी। ठीक है, तो समय को बचाना है भाई, और समय यहीं से बचता है हिंदी के टॉपिक से। ठीक है, वक्ता कहते हैं हम अंग्रेज़ी में फर्स्ट पर्सन। ठीक है, अंग्रेजी में आप पढ़ा होगा आपने कि फर्स्ट पर्सन कहलाता है, और फर्स्ट पर्सन में वे लोग आते हैं जो अपनी बात जब की जा रही, वक्ता जब अपनी बात करे, यानी कि वक्ता हुई मैं, और मैं जब अपनी बात करूंगी यानी कि मैं, मेरा, मुझे, है ना, मुझको, मुझसे, मैंने, ये सारे के सारे शब्द जब सिर्फ और सिर्फ अपनी बात करे वक्ता, तो उनमें होता है फर्स्ट पर्सन। ठीक है, और श्रोता यानी कि जिसको हम कहते हैं सेकेंड पर्सन। ठीक है, श्रोता जिसको हम कहते हैं सेकेंड पर्सन। ठीक है जी, श्रोता यानी कि जब आप, श्रोता आप हुए, और आप जब अपनी बात करें कि मैं जब बोलूँ आपके बारे में कि आप, आपको, आपसे, आपने, है ना, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, तुमको, तुमसे, ये सारे के सारे शब्द श्रोता कहलाते हैं, मतलब जिनको हम सेकेंड पर्सन में रख सकते हैं। और जब भी हम दोनों मिलकर किसी और की बात करते हैं तो दिया गया शब्द थर्ड पर्सन में आता है, यानी कि जब हम किसी अन्य की बात करते हैं। ठीक है, जब हम किसी अन्य की बात करते हैं वो कहलाता है थर्ड पर्सन। क्लियर है?
कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए इतनी बात में कि मैम वक्ता क्या है, श्रोता क्या है और अन्य क्या है। वक्ता यानी कि जब बोलने वाला व्यक्ति अपनी बात करे, उदाहरण के तौर पर जैसे मैं, है ना। श्रोता यानी कि आप सब, जब आपकी बात की जाए, आप, आपको, आपने, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, तुमसे, तुमको, है ना, तो ये सारे शब्द श्रोता हो जाते हैं। जब हम दोनों मिलकर किसी और की बात करते हैं तो वो अन्य कहलाता है। क्लियर, नो डाउट। तो अब यहाँ पर ज़रूरी है कि मैम पुरुषवाचक के उदाहरण कौन से होते हैं। अब ये जो तीन है ना, ये है तो पुरुषवाचक के अंतर्गत ही, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो या फिर वो थर्ड पर्सन हो, मतलब चाहे वो वक्ता हो, श्रोता हो या फिर वो अन्य हो। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पुरुषवाचक के अंतर्गत मैं भी आता है ना, मैंने, आप, आपको, आपने, आपने, आपसे, उन्हें, उनको, है ना, तुम्हें, तुम, तुम्हारा, ये सारे के सारे शब्द क्या कहलाते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण होते हैं। मैम अभी अभी तो आपने कहा कि सर्वनाम शब्दों की संख्या कुल 11 होती है। जी हाँ, बिल्कुल सही है, सर्वनाम शब्दों की संख्या सिर्फ और सिर्फ 11 ही होती है, 11 से ज़्यादा नहीं। लेकिन मैम यहाँ पर तो बहुत अलग अलग से शब्द लिखे हुए हैं, ये बाकी के जितने भी हैं वो रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं आपके। ठीक है, तो कुल जो शब्द हैं, बाकी रिलेटिव प्रोनाउन मतलब जो उनसे ही बनने वाले अन्य शब्द हैं, लेकिन जो कुल शब्द होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 11 होते हैं। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या। क्लियर है। अब यहाँ पर ठीक है मैम, हमने ये तो समझा कि पुरुषवाचक सर्वनाम जो है वो वे सर्वनाम जो वक्ता, श्रोता और अन्य का बोध कराते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि मैं, मैंने, आप, आपको, उन्होंने, उनसे, है ना, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, तुमको, ये सारे के सारे शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। और पुरुषवाचक सर्वनाम इसमें कि वक्ता, श्रोता और अन्य आते हैं। वक्ता यानी कि फर्स्ट पर्सन, श्रोता यानी कि सेकंड पर्सन और अन्य यानी कि थर्ड पर्सन। लेकिन दिए गए उदाहरण में हम कैसे पहचानेंगे कि कहाँ पर फर्स्ट पर्सन आएगा, कहाँ पर थर्ड पर्सन और कहाँ पर सेकंड पर्सन। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न तो आपके सामने ये बनेगा कि जैसा कि आपने यहाँ पर देखा कि सर्वनाम के कुल भेदों की संख्या कितनी होती है, 6, जो कि बिल्कुल सही है। जबकि सर्वनाम शब्दों की संख्या होती है कुल 11, जो कि बिल्कुल सही है। लेकिन एक प्रश्न यहाँ पर अभी आपसे और पूछा जाएगा कि आपने सर्वनाम के भेद पढ़ लिए, आपने सर्वनाम शब्दों की संख्या पढ़ ली, लेकिन ज़रा ये बताइए कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं। अब प्रश्न को यहाँ पर बदल दिया गया है, आपसे ये नहीं पूछा कि सर्वनाम के भेद कितने हैं, ये बताइए कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं। तब आपका उत्तर क्या होगा, बताइए जरा। तब आपका उत्तर क्या होगा, तो याद रखिएगा पुरुषवाचक सर्वनाम, जब आपसे सर्वनाम पूछा जाए तो 6 हैं, लेकिन पुरुषवाचक सर्वनाम के भेदों की बात की जाए तब आपका उत्तर होगा 3। ठीक है, कौन कौन से 3 होंगे, वही 3 होंगे जिसमें पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि जिसको हमने अभी पढ़ा। ठीक है, जिसको हम पहले पे रख रहे हैं, किसको, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम बोले या प्रथम बोले एक ही बात है। ठीक है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। बस यही वाला पहला भेद है जिसके अंदर भी सब टॉपिक हैं, है ना, मतलब टॉप सब पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत भी 3 पॉइंट और हैं, बाकी सारे हमें सिंगल सिंगल ही पढ़ने हैं, जो कि बड़े आसान है। ठीक है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा हो जाता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। और तीसरा हो जाता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। क्लियर है, तो ये 3 हो गए, उत्तम, मध्यम और अन्य। बताइए भाई, कोई डाउट, प्रॉब्लम, समस्या। तो आपसे पूछा जाए पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब इन शॉर्ट, जैसा कि हमने पहले देखा कि इसको ही हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन,
है ना, मतलब आप अपने समझने के लिए कह सकते हो, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता दे रही हूँ। इसे ही आप कह सकते हो, यहाँ पर वे शब्द आएंगे जो कि जिनको हम अंग्रेजी में सेकेंड पर्सन कह सकते हैं, ठीक है, सेकेंड पर्सन। और यहाँ पर वे सारे के सारे उदाहरण आएंगे जिनको हम अंग्रेजी में थर्ड पर्सन के नाम से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, थर्ड पर्सन। क्लियर, आ रही है बात समझ में? अब उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होगा, या परिभाषा क्या होगी, ठीक है, तो बिल्कुल वही जैसा कि हमने पढ़ा कि वे शब्द जिनमें वक्ता अपनी बात करता है, ठीक है, वो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण होते हैं। वे शब्द जिनमें श्रोता की बात कही जाती है ना, वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण होते हैं। वे शब्द जिनमें वक्ता और श्रोता मिलकर किसी अन्य की बात करते हैं, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। बताइए भाई, इतनी बात में कोई डाउट प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? बताओ बताओ फटाफट से। ठीक है, ठीक है, तो चलिए अब हम थोड़ा सा परिभाषा की तरफ ध्यान देते हैं और पहली हेडिंग यहाँ पर हम डालते हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। भले ही एक टॉपिक को पढ़ने में हमें थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन इस तरह से पढ़ लीजिए कि दोबारा उस टॉपिक में कोई भी समस्या ना हो, ठीक है। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, बिल्कुल 3 होंगे, उत्तम, मध्यम और अन्य, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि वक्ता या श्रोता, वक्ता या लेखक, सॉरी श्रोता नहीं, वक्ता या लेखक, इसको हम वक्ता भी कह सकते हैं और लेखक भी कह सकते हैं, ठीक है। वक्ता या लेखक जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, परिभाषा बेटा लिखवा दे रही हूँ जिससे कि आप पीडीएफ से रिवाइज भी कर सके। जरूरी नहीं है कि परिभाषा नहीं पूछी जाएगी, है ना, तो परिभाषा भी आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। वक्ता या लेखक जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या लेखक जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए करता है, अपने लिए करता है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। क्लियर है, बात समझ में आ गई? कोई डाउट? तो वक्ता या लेखक जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए करता है, कौन से सर्वनाम कहलाते हैं? ऑप्शंस में होंगे उत्तम, मध्यम, अन्य या फिर इनमें से कोई नहीं, तो आपका आंसर होगा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उदाहरण की बात करें तो अब तक तो उदाहरण भी आप सभी को समझ में आ गए होंगे। अपने लिए करता है वक्ता, यानी कि वक्ता है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैम, है ना, तो मैं, मुझे, मैं, मुझे, मुझको, मुझसे, मुझको, मुझसे, मैंने, मैंने, ठीक है। मैं, मुझे, मुझको, मुझसे, मैंने, ये सारे के सारे शब्द किसके अंतर्गत आते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के ही अंतर्गत आते हैं, ठीक है। बिल्कुल, जैसे शब्द आ सकता है हम, हमें, हमको, हमसे, हमारा, ठीक है। तो ये भी सारे शब्द उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत ही आएंगे। अब यहाँ पर ये तो हो गए उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण। तो आपसे सीधा सीधा या तो परिभाषा पूछी जाएगी या फिर बताइए मुझसे शब्द ये सर्वनाम के, पुरुषवाचक सर्वनाम के कौन से भेद में आता है, उत्तम, मध्यम या अन्य में, कोई भी शब्द दे दिया सकता है। या फिर आपसे यहाँ पर वाक्य बनाकर भी पूछा जा सकता है, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ,
ठीक है, अब यहाँ पर ये वाक्य हो जाएगा, ये शब्द हो जाएगा रेखांकित। बताइए रेखांकित शब्द में पुरुषवाचक सर्वनाम का कौन सा भेद है? आपको पता है यहाँ पर मैं है और मैं, मुझे, ये सारे के सारे शब्द में वक्ता अपनी बात कर रहा है, और जहाँ पर अपनी बात होती है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। क्लियर है जी, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, यहाँ पर हम कल लखनऊ जाएंगे, तो आपसे मैं इसलिए आपको वाक्य भी बनाकर दे रही हूँ कि चाहे आपसे वाक्य पूछा जाए, चाहे आपसे सीधा शब्द पूछा जाए, या फिर परिभाषा लिखी होकर आपसे पूछा जाए, कुछ भी किसी भी तरह का प्रश्न हो, उत्तर आपसे गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम कल लखनऊ जाएंगे, कल लखनऊ जाएंगे। ठीक है, वाक्य रेखांकित, शब्द रेखांकित नहीं भी हुआ तो दिए गए शब्द में बताइए पुरुषवाचक सर्वनाम का कौन सा भेद है? तो याद रखिएगा, हम की बात आ रही है मतलब वक्ता की बात आ रही है, और वक्ता की बात आ रही है इसका मतलब उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। यही आपका आंसर बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने आपको 2 वाक्य बता दिए हैं। कोई भी वाक्य दे दिया जाए जिसमें वक्ता अपनी बात करे, चाहे वो मैं हो, मुझे हो, मुझको, मैंने, मुझसे, है ना, हम, हमें, हमारा, हमको, हमसे, ये सारे के सारे शब्द, चाहे ये सीधा सीधा पूछे जाए या फिर इन्हीं से वाक्य बना दिया जाए, आपका आंसर उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्लियर है भाई? थंब शेयर कर दिया करो अगर आपको बीच बीच में सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएं तो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अब हमारा पहला मुद्दा तो खत्म हुआ, अब आते हैं दूसरे भेद की तरफ। बिल्कुल वैसा ही है दूसरे भेद में भी, मतलब जहां पर श्रोता अपनी बात करे, श्रोता की बात हो रही हो, उत्तम मध्यम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या परिभाषा देखी है भाई, कि वक्ता या लेखक जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए करता है वो होता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, क्लियर है? अब दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि वक्ता या लेखक, वक्ता या लेखक जैसे मैं आपसे कहूँ कि मैंने आपको सर्वनाम का टॉपिक पढ़ाया, बताइए आपको समझ आया या नहीं? आपको समझ में आया या नहीं आया? तो आपको शब्द प्रयोग किया है, यानी कि मैंने जो प्रश्न पूछा है वो आपसे पूछा है। ठीक है, तो वक्ता या लेखक जिससे अपनी बात कहता है, वक्ता या लेखक जिससे अपनी बात कहता है, वक्ता या लेखक जिससे अपनी बात करता है, जिससे अपनी बात कहता है। ठीक है, क्लियर? अपनी बात कहता है, कहता है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, जिससे अपनी बात कहता है वे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर वही जिनको आप क्या कहते हैं अंग्रेजी में सेकंड पर्सन कहते हैं। ठीक है, अब जिससे अपनी बात, किसी से अपनी बात कहने के लिए आप किन शब्दों का प्रयोग करेंगे? जैसे कि तू, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, आप, तुमसे, तुमको। ठीक है, तुमको, आप, आपको, आपने, है ना, आपको, आपने, आपसे, ये सारे के सारे शब्द, ठीक है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हो जाएंगे। क्लियर? क्लियर है भाई? बताइए फटाफट से। हाँ बिल्कुल, इसमें भी वाक्य से भी पूछा जा सकता है। वाक्य भी कैसे बन सकते हैं? जैसे कि तू कहाँ गया था? ठीक है, अब इसमें एक एक्सेप्शन भी है, अभी बताती हूँ आपको, है ना।
तुम अपना भोजन कर लो। तुम या तुम भोजन कर लो। तुम भोजन करो। ठीक है, आप बैठिए। ये सिर्फ और सिर्फ आपके समझने के लिए उदाहरण बताए हैं। बाकी उदाहरण आपसे इस तरह से कोई भी पूछा जाए, आपका आंसर बिल्कुल बिल्कुल सही होना चाहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पर आपको हो सकता है ये शब्द रेखांकित कर दिया जाए, रेखांकित कर दिया जाए, रेखांकित कर दिया जाए, या अगर रेखांकित नहीं भी किया जाएगा तो इस पूरे के पूरे जो वाक्य है उसमें आपको सर्वनाम शब्द सिर्फ और सिर्फ एक ही तो दिख रहा है। तो इसका मतलब तुम। बताइए तुम शब्द में सर्वनाम का कौन सा भेद है, पुरुषवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक या निश्चयवाचक? तो आप कहेंगे कि मैम यहाँ पर हमें पुरुषवाचक ही दिया गया है। लेकिन ये अगर इस तरह का है तो उसका मतलब प्रश्न आसान है। लेकिन अगर आपसे डीपली पूछा जाएगा तो फिर पुरुषवाचक के भी भेद देकर पूछा जाएगा कि बताइए इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम का उत्तम है, मध्यम है या फिर अन्य है। मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर भी है। लेकिन ये जो पहला उदाहरण है ना, इसमें थोड़ा सा है एक्सेप्शन, यानी कि अपवाद। क्या अपवाद है? कि तू कहा गया था। ठीक है मैम, ये तू शब्द तो पुरुषवाचक सर्वनाम का होता है और पुरुषवाचक सर्वनाम में तू की बात हो रही है, यानी कि सामने वाले से कुछ पूछा जा रहा है, तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। लेकिन अभी मैम यहाँ पर आपने एक और भी तो भेद लिखाया है, जिसका नाम है प्रश्नवाचक सर्वनाम। और यहाँ पर मैम देखिए, यहाँ पर तो प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा हुआ है, तो क्या इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं हो सकता? है ना एक्सेप्शन। तो यहाँ पर तो हमें प्रश्नवाचक सर्वनाम यानी कि प्रश्नवाचक शब्द भी मिल रहा है और पुरुषवाचक भी है। तो अगर जब भी ऐसा होगा तो आपसे उस जिस भी शब्द का सर्वनाम आपसे पूछना चाहेगा एग्जामिनर, उस शब्द को या तो रेखांकित किया जाएगा या फिर आपसे विशेषता ये लिख दिया जाएगा कि बताइए दिए गए वाक्य में पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द कौन सा है। क्लियर? तो कभी भी कंफ्यूजन वाली स्थिति नहीं होगी, बस ये चीज़ आपको याद रखनी है। क्लियर है? कोई डाउट, प्रॉब्लम, समस्या? चलिए, तो उत्तम हो गया, मध्यम हो गया। अब आते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम की तरफ, जो कि हमारा हो जाता है तीसरा भेद। और उसके बाद हमारा पहला पार्ट, सिर्फ पहला पार्ट कंप्लीट हुआ है, यानी कि 6 के 6 भेदों में से हमारा एक भेद, जो कि सबसे ज़्यादा डेंजरस, सबसे ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम, वो हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है जी। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब इसकी परिभाषा तो शायद अब आप अपने मन से ही बना लेंगे कि वक्ता लेखक जहाँ पर अपनी बात करते हैं वो उत्तम होता है, वक्ता या लेखक जब जिससे अपनी बात करते हैं वो मध्यम होता है ना, और वक्ता या लेखक, ठीक है, जिसके विषय में बात करते हैं। समझ में आ रही बात? वक्ता या लेखक कह सकते हैं हम यहाँ पर, वक्ता या लेखक, वक्ता यानी कि स्पीकर, वक्ता या लेखक दोनों मिलकर जब किसी अन्य की बात करते हैं, किसी अन्य व्यक्ति की बात करते हैं, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। अब अन्य में उदाहरण कौन से आते हैं ये तो मैंने आपको बताया ही है ना। उदाहरण आप भी दोनों तरह से ही रिवीजन करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, चाहे वो सीधा सीधा शब्द से हो या फिर वो शब्द से वाक्य बनाकर हो या फिर वो परिभाषा पूछकर हो, कैसा भी हो, बस प्रश्न आपसे छूटना नहीं चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, है ना। अब अन्य में कौन कौन से शब्द आ जाते हैं मुझे बताइए ज़रा कमेंट में। भाई आप सभी के लाइक्स कमेंट ही बताते हैं कि आपको क्लास समझ आ भी रही है या नहीं। ठीक है, तो शब्द हो जाते हैं जैसे
उनको, है ना, वे, ये, उन्होंने, ठीक है, उनसे, वहाँ, उनसे, हाँ, ये सारे शब्द ही क्या कहलाते हैं, आपके अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। बात रही वाक्यों की, तो कैसे वाक्य पूछे जा सकते हैं? वे घर पर हैं, या हम लिख सकते हैं यहाँ पर उन्होंने घर बनवाया, ठीक है। उनका नाम बताओ, उनका नाम बताओ, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो सकता है? उनसे सामान लेकर आओ, उनसे सामान लेकर आओ। ये सारे के सारे शब्द क्या कहलाते हैं? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हो जाएंगे। तो चलिए, जितना कुछ भी हमने पढ़ा है एक बार फटाफट से उसका क्विक रिवीजन करते हैं। तो ये तो रहा हमारा पिछला रिवीजन, है ना। यहाँ पर मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि संज्ञा के कुल भेदों की संज्ञा एक विकारी शब्द है या अविकारी, है ना। यहाँ पर संज्ञा एक विकारी शब्द है जिसमें लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है, वही शब्द कहलाते हैं विकारी शब्द। और जिनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है वो कहलाते हैं अविकारी, जो कि होते हैं अव्यय। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को ही क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के कुल भेदों की संख्या की बात की जाए तो होते हैं 6: पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक सर्वनाम। जबकि सर्वनाम शब्दों की संख्या होती है कुल 11। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या, ये कुल 11 सर्वनाम शब्द हो जाते हैं। जबकि अगर प्रश्न को थोड़ा सा बदल दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तब आपका उत्तर 6 नहीं, 11 नहीं, बल्कि 3 होगा। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। क्लियर है। और यहाँ पर हमने सभी भेदों को देखा, सर्वनाम शब्दों को देखा, और उसके बाद पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है ना, कौन कौन से भेद होते हैं, और एक एक करके उन सभी भेदों की करी है हमने चर्चा। उदाहरण जरूर जरूर याद रखिएगा, क्योंकि पूरी की पूरी हिंदी में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो वो है आपके लिए उदाहरण। ठीक है, इतनी बात में कोई डाउट तो नहीं है? बताइए मुझे जल्दी से। परफेक्ट। तो आज का सेशन हम यहीं पर रखेंगे, आज का वीडियो यहीं पर रखेंगे। अब जो हमारा अगला वीडियो होगा, यानी कि जो हमारा अगला पार्ट आएगा, उसमें हम बचे हुए जो भेद हैं, यानी कि दूसरे भेद से लेकर छठे भेद तक कि निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है, अनिश्चय, और यही सर्वनाम का भेद था पहला, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ना पड़ता है, यानी कि थोड़ा सा लेंदी होता है। बाकी के सर्वनाम के भेद बड़े आसान से हैं, एक परिभाषा और उनसे संबंधित उदाहरण। तो उनकी चर्चा हम करेंगे अपने अगले वीडियो में। आज का वीडियो, आज की क्लास कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी के कमेंट का इंतज़ार रहता है। और बस अपनी तैयारी को और धार दे दीजिए एग्ज़ाम डेट आने के बाद में। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, है ना, अगले टॉपिक, यानी कि इसी टॉपिक के आगे कंटिन्यू करने के साथ साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, अपने घर वालों का। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।